हेलो एवरीवन, वेलकम एट मैथ लक्ष्य। देखिए यहाँ पर हम एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक और इसका कॉन्सेप्ट हमने दो वीडियो में दो पार्ट्स में कर दिया है। आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उनको भी देख लें इस वीडियो के बाद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इस प्रकार से हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। ध्यान से सारे क्वेश्चन पढ़ने हैं क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। जो भी एग्जाम में आएगा वही इंपॉर्टेंट है, कौन सा आएगा हमें नहीं पता। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। दो दल एक निगम के निदेशक मंडल में स्थान पाने की प्रतिस्पर्धा में हैं। पहले तथा दूसरे दल के जीतने की प्रायिकताएं क्रमशः 0.6 और 0.9 है। इसके अतिरिक्त यदि पहला दल जीतता है तो एक नए उत्पाद के प्रारंभ होने की प्रायिकता 0.7 है, और यदि दूसरा दल जीतता है तो इस बात की संगत प्रायिकता 0.3 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि नया उत्पादन दूसरा दल द्वारा प्रारंभ किया गया था। ठीक है, अब इसमें जितनी भी बातें हमें चाहिए सारी हैं या नहीं है वो पहचान करनी है। तो हमें मानना पड़ेगा, घटना माननी पड़ेंगी। माना E1 घटना क्या है, तो पहले दल के जीतने की है, जीतने की। ठीक, E2 क्या है, दूसरे दल के जीतने की, दूसरे दल के जीतने की। यह है E2 घटना। और हम यहां पे एक A मान लेंगे। ए क्या मानेंगे, नया उत्पादन प्रारंभ करने की। तो तीन घटनाएं हमारे पास। ओके, अब देखिए PE1 दे रखा है 0.6, PE2 दिया है 0.4, PA/E1 ये भी दिया है 0.7, और PA/E2 ये भी दिया है 0.3। देखो ये जो दिए हैं E1 E2 है प्रोबेबिलिटी, ये A/E1 और ये A/E2 दिया है। तो ये सब चीज़ दे रखी हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है E2/A। E2/A ये क्यों निकालना है, ये चीज़ समझो आप। क्योंकि देखो नया उत्पादन दूसरा दल, तो नया उत्पादन A और दूसरा दल E2, बस। तो E2/A ये हमें चाहिए। तो अब हम लगाएंगे बेज पर में, E2/A इज इक्वल टू PE2 इंटू PA/E2 अपॉन PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE1। इसे आगे पीछे करके जैसे मर्जी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इधर लिखो या इधर लिखो क्योंकि बीच में प्लस है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बराबर PE2 कितना 0.4 और ये है 0.3 दे रखा है। इसे भी हम सेम लिखेंगे, प्लस 0.6 एंड 0.7 ये भी दोनों दे रखे। 4 × 12 0.12 हो जाएगा, 4 × 12 0.12, 6 × 7 42 0.42 जोड़ दीजिए, ये हो जाएंगे 0.56, दोनों प्लेस हट जाएंगे पॉइंट के, तो 12/56 आएगा। और इसको काट देंगे किससे, तो 6 से, 6, ठीक है, ये 54 आएगा, 6 दूनी 12, 6 9 54, ठीक है। ओके, तो बस हो गया, बहुत आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती है, यदि उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह एक सिक्के को 3 बार उछालती है और चितों की संख्या नोट करती है। यदि उसे 1 2 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह सिक्के को 1 बार उछालती है और यह नोट करती है कि उस पर चित या प्रकट हुआ। यदि उसे ठीक एक चित्त प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता बतानी है।
तो हम E1 घटना मान लेते हैं 5 या 6, पासे का 5, 6 प्रकट होना। E2 घटना मान लेते हैं पासे का 1, 2, 3, 4 प्रकट होना। 2 घटनाएं हो गई। एक ए घटना मान लेते हैं चित्त प्राप्त होने की। एक चित्त प्राप्त होने की घटना। ओके, अब हमें PE1 चाहिए। PE1, इसके लिए हमें क्या करना है, तो देखिए यहाँ पे देखो कि 5 और 6 पासे में से 2 अंक प्राप्त हुए, ठीक है, और टोटल नंबर कितने होते हैं, सैंपल स्पेस 6 होता है। तो जो PE1 होगा वो 2/6 यानी कि 1/3 आ जाएगा। अब PE2 के लिए देखो, इसके लिए 1, 2, 3 और 4 कितने नंबर हैं, 4। सैंपल स्पेस कितना है, 6, इसलिए PE2 बराबर आएगा 4/6 बराबर 2/3, दोनों आ गए, ठीक है। अब इसके बाद PA/E1 ये चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जब 5, 6 उछालती है लड़की तो सिक्का 3 बार उछलेगा। ध्यान दो, सिक्का 3 बार उछालना है। तो क्या क्या आएगा, देखो HHT, HHT, HTH, THH, HTT, THT, TTH और TTT। 1, 2, 3, 8 घटनाएं आएंगी। 3, 3, 6, 2, 8, ठीक है ना, 8 घटनाएं आ गई। जबकि एक चित्त A/E1 का मतलब है एक चित्त प्राप्त होने के घटनाएं, प्रोबेबिलिटी इसके अंदर। तो भाई ये कितना हो जाएगा, देखो जरा, ये हो जाएंगे एक चित्त कितने, कौन कौन से में है इसमें, चलो एक बार मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। तो यह है एक चित्त, तो इसमें है 1, 2 और 3, HTT, THT और TTH। तो ये आ जाएगा 3/8, टोटल नंबर स्पेस 8 और ये 3, तो इसलिए 3/8, बस ये चीज़ समझनी थी। तो भाई ये भी आ गया। अब इसके बाद हमें चाहिए PA/E2 चाहिए। इसके लिए देखो जरा, PA/E2 के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए 1, 2, 3 और 4 जब वह प्राप्त करती है तो सिक्का 1 बार उछालेगी, सिक्के को 1 बार उछालती है। 1 बार उछालने का मतलब है कि अब एक चित आने की प्रायिकता क्या बन जाएगी, एक चित आने की संख्या। देखो पहले प्रायिकता तो हम लिख लेंगे, एक ही तो होगा क्योंकि सिक्का उछला, हेड या टेल, 2 में से 1, इसका मतलब P/A/E2 जो आएगा वो 1/2 आएगा, बस हो गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, बेज पर में से, बेज पर में तो जो मांगो मिलेगा, इससे तो जो मर्जी आप निकाल दो। चलो फिर, तो हमें निकालना है E2/A। ये क्या है, तो ये है 1, 2, 3, 4 प्राप्त होने पर चित्त प्रकट होने की प्रायिकता। अब जरा एक ध्यान दो बात पे कि ये जो हमने मानी थी ये E2 घटना मानी थी, इसलिए हम E2/A करेंगे, बस ये चीज़ है, E2 और ये A। तो भाई इसको निकालने के लिए PE2
इंटू पी ए अपॉन E2 अपॉन पी E1 इंटू पी ए अपॉन E1 प्लस पी E2 इंटू पी ए अपॉन E2। चलो जी, पी E2 का मान रखो, यह है 2/3 और ये है 1/2 ए अपॉन E2। फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा, E1 है 1/3 इंटू 3/8 प्लस 2/3 इंटू 1/2। सारे मान हमने रख लिए। 2 से 2 भी काट दो, 3 से 3 काट दो, 2 से 2 काट दो, ऊपर आएगा 1/3, नीचे 1/8 और 1/3। ऊपर 1/3 ही रहेगा, नीचे 8 और 3 का लघुत्तम ले लेंगे 24, 3 एकम 3, 8 एकम 8, ये हो जाएगा 24/3 गुणा 11, 3 8 24। तो आपका आंसर बन गया 8/11। देखो जरा ध्यान से एक बार हो, अगर थोड़ा स्पीड से हुई कैलकुलेशन तो देखो, सूत्र लिख लिया, इस सूत्र में हमने मान रख दिए, मान रख के इसको कैलकुलेशन कर लिया, जो कटे काट दिए, जो बचे बचा दिए, बच के लघुत्तम ले लिया, लघुत्तम लेके काट फाट के आंसर आ गया, हो गया आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एक व्यावसायिक निर्माता के पास ए, बी तथा सी मशीन ऑपरेटर हैं। प्रथम ऑपरेटर ए 1% खराब सामग्री उत्पादित करता है तथा ऑपरेटर बी और सी 5% और 7% खराब सामग्री उत्पादित करता है। कार्य पर ए कुल समय का 50% लगाता है, बी 30% एंड सी 20% लगाता है। यदि एक खराब सामग्री उत्पादित है तो इसे ए द्वारा उत्पादित किए जाने की प्रायिकता बताओ। देखो कितनी कंडीशन है, E1 है, E2 है, E3 है और एक ए है। E1 क्या है, तो E1 है मशीनें, ए मशीन ऑपरेटर, बी मशीन ऑपरेटर, सी मशीन ऑपरेटर, और ए खराब सामग्री उत्पादन, खराब सामग्री उत्पादन। ठीक है, अब हमें निकालना है PE1। PE1 क्या है, तो एक कुल समय का कितना लगा रहा है 50%, 50% मतलब 50/100, 1/2। PE2 30%, 30/100, यानी कि ये आ गया, अगर पॉइंट में इसको निकालें 0.5, ये आ गया 0.3, 0 से 0 कटे। अच्छा, अब देखो PE3, ये आया 20%, 20/100 इज इक्वल टू 0.2, तीनों आ गए। अब हमें चाहिए PA अपॉन E1, इसका मतलब है PA द्वारा खराब सामग्री उत्पादन, तो इसके चांस है 0.01 दे रखा ऑप्शन है, 1% दिया है ना, तो इसी को बना लेंगे एलो बराबर 1% बराबर 1/100 और ये हो जाएगा 0.01। PA अपॉन E2, बी द्वारा खराब सामग्री, %, कितना नहीं 5%, 5% मतलब 5/100 इज इक्वल टू 0.05। फिर A अपॉन E3, सी द्वारा खराब सामग्री, यह है 7%, मीन्स 7/100 इज इक्वल टू 0.07। सब चीज हमें पता लग गई। अब हमें चाहिए क्या, तो देखो इसने क्या कहा, इसने कहा ए द्वारा उत्पादित क्या
खराब सामग्री उत्पादन, ए द्वारा उत्पादित खराब सामग्री उत्पादन, इसका मतलब हमें P E1/A चाहिए, और जब ये चाहिए तो हमें बेज प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, देखते हैं। बेज प्रमेय से P E1/A इज इक्वल टू PE1 इंटू PA/E1 अपॉन में PE1 इंटू PA/E1 फिर प्लस PE2 इंटू PA/E2 प्लस PE3 इंटू PA/E3। सारे मान रख दो यहाँ पे, सब मान आपके सामने हैं। रखो 0.5 और 0.01, फिर नीचे 0.5 इंटू 0.01 प्लस 0.3 इंटू 0.05 प्लस 0.2 इंटू 0.07, मल्टीपल कर दो 0.005 हो जाएगा। यहाँ भी 005 5 दिया 15 0.015 7 दूनी 14 0.014, सबको जोड़ो, ऊपर वाला सेम और नीचे वाले 15 5 20 और 14 34, ये हो गया 34 0.034। 0.3 प्लेस छोड़ के ये भी 3 है तो 5/34 और आपका आंसर बन गया। समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है और इतनी अपेक्षा तो हम आपसे कर सकते हैं कि आप इस कैलकुलेशन को कर लोगे आराम से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो 12वां क्वेश्चन करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो, 52 पत्तों की गड्डी से एक पत्ता खो जाता है, शेष पत्तों में से 2 पत्ते निकाले जाते हैं जो ईंट के पत्ते हैं, खो गए पत्ते की ईंट होने की प्रायिकता बताओ। तो देखो घटनाएं हैं E1 मान लो ईंट का पत्ता, E2 मान लो ईंट का पत्ता नहीं। ठीक है, या तो ईंट का पत्ता या नहीं। फिर ये घटना क्या मानोगे, तो एक पत्ता खो गया, गुम हुआ पत्ता, खोया हुआ पत्ता। ठीक है, अब देखिए कि 52 पत्तों में ईंट के पत्ते कितने होते हैं बताओ जरा मुझे, बताओ कितने, 13। ठीक है, तो बताओ PE1 कितना हुआ, फिर ईंट का पत्ता होने की प्रायिकता बताओ यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 13/52, क्योंकि ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, 1/4 आ गया। PE2 मतलब ईंट का पत्ता नहीं, अगर ईंट का नहीं है तो इसका मतलब वो 39 बचे, 13 ईंट के होते हैं, 39 बिना ईंट के होते हैं, कुछ और होते हैं, अपॉन 52, ये हो जाएगा 3/4। अब इसके बाद देखो कि 52 पत्तों में से यदि एक पत्ता गुम हो जाता है, यदि एक पत्ता गुम हो जाता है तो शेष पत्ते कितने बचे, 52 में से एक गया, 51 बचे। अब देखिए फिर PA/E1, इसका मतलब P गुम हुआ पत्ता यदि वह ईंट का है, यदि वह ईंट का है, तो देखो क्या बनेगा, एक पत्ता गुम हो गया, 13 पत्ते थे ईंट के, एक गुम हो गया, 12 पत्ते बचे, और टोटल भी पत्ते 51 ही बचे, लेकिन पत्ते निकाल कितने रहे हैं, 2। तो फिर 12 में से एक और कम करो 11, और यहाँ से भी एक कम करो, तो इसलिए ये आ जाएगा। बस इस चीज़ को ध्यान दो, टर्निंग पॉइंट है इस क्वेश्चन का, कि देखो गुम हुआ पत्ता, जब पत्ता गुम हो गया और वो ईंट का था, ईंट कुल मिला के कितने थे, 13 थे, 13 में से एक गए 12, टोटल में से एक कम कर दिया हमने 51, तो 12/51 हुआ। फिर पत्ते निकालने 2 हैं, तो 2 निकालने के लिए एक तो ये हो गया, अब फिर ईंट ही निकल गई इसमें मान लो, तो 12 में से एक कम और हो गया, क्योंकि ईंट ही बोल रहा है,
और टोटल में से भी एक और कम हो गया तो 50 हो गए, सिंपल। ठीक है, इसको यहीं छोड़ देंगे, कैलकुलेशन बाद में देखेंगे। A/E2 जबकि P गुम हुआ पत्ता ईंट का नहीं है। इसे देखो, इसका मतलब 13 ही पत्ते हैं, ईंट के कहीं नहीं गए, 13 ईंट के सुरक्षित हैं, लेकिन टोटल तो कम हो ही गया। अब जो पत्ता निकला वो 12/50 ये हो जाएगा, क्योंकि एक पत्ता तो निकल चुका है, 12/50। अब हमें ज्ञात करना है E1/A, क्योंकि इसने कहा है खो गए पत्ते ईंट होने की, तो ईंट होने का खो गया पत्ता E1 और A मीन्स E1/A इक्वल टू ये चाहिए। तो इसके लिए बेज पर में तैयार, बेज पर में कहती है कि E1/A निकाल दो बेशक, लेकिन इसके लिए आपको PE1 इंटू PA/E1 करना पड़ेगा, और अपॉन में PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2 करना पड़ेगा। सारे मान भरने पड़ेंगे, तो सारे मान भर दो। चलिए भर लेते हैं। यहाँ पे देखो, ये है, ये सारे मान भर दिए। अब इसको कैलकुलेट करो। 4 × 12, 4 × 12, 3 से भी कट जाएगा 17 आ जाएगा, 3 से भी कट जाएगा 17 आ जाएगा। और कुछ कटने की स्थिति में है, यहाँ भी काटो, 3 से आ जाएगा 17, 4 × 3 हो जाएगा 12, और कुछ नहीं कट रहा, तो कोई बात नहीं। कितने कट गए, बचे ऊपर 11 और 17 × 50 बचे। नीचे भी 11/17 × 50 बचा, प्लस 13 × 39/17 × 50 बचा। तो ऊपर 11 बचा और नीचे 11 + 39 बचा। इसका मतलब 11/50 आपका आंसर आ जाएगा, 11/50। ठीक है, बहुत आसान सी कैलकुलेशन रही। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ए द्वारा सत्य बोलने की प्रायिकता 4/5 है। एक सिक्का उछाला जाता है और ए बताता है कि चित्त प्रदर्शित हुआ। वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की प्रायिकता क्या है? तो देखिए, यहाँ पे हमें घटनाएं माननी पड़ेंगी। E1 है ए द्वारा सत्य बोलने की घटना, सत्य बोलने की घटना की सत्य बोल रहा होगा। E2 ए द्वारा सत्य न बोलने की घटना, न बोलने की घटना। ठीक है, और यहाँ पे ए नहीं लेंगे, क्योंकि ए तो इसने यहाँ यूज कर लिया ना, तो कुछ भी ले लेंगे XYZ में से। X ले लिया हमने, जब कभी यहाँ भी ए ले लो फिर इसमें खो जाओगे। जब सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्रकट होने की, चित्त प्रकट होने की घटना, तीनों घटना आ गई हमारे पास। तो PE1 क्या है? 4/5 है, खुद कह रहा है। PE2 क्या है? तो एक में से PE1 को घटा लो। भाई ये तो सत्य बोल रहा है या सत्य नहीं बोल रहा है, तो नहीं के लिए 1 - P E निकाल देते हैं, घटा देते हैं, तो 1 - 4/5 इज इक्वल टू 1/5, ये भी आ गया। अब हमें चाहिए PX/E1। तो X/E1 के लिए सिक्का उछाला गया, या तो चित्त प्रकट होने की है घटना। तो भाई दोनों ही कंडीशन में, एक चित्त दो में से, और एक चित्त दो में से। ठीक है, तो 1/2 1/2 दोनों में, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आसान। निकालना है हमें E1/X, सत्य बोलने की। ये बताना है कि वास्तविक रूप में चित्त प्रकट होने की बतानी है। वास्तविक रूप का मतलब सत्य बोलना हुआ ना, इसलिए सत्य बोलने वाला E1 है, ये ज्ञात करना है।
तो इसके लिए आप बेज फॉर्मूला लगा देंगे, बेज प्रमेय, पी E1 इंटू पी एक्स अपॉन E1 अपॉन पी E1 इंटू पी एक्स अपॉन E1 प्लस पी E2 इंटू पी एक्स अपॉन E2। मान भरो 4/5, ये है 1/2, फिर 4/5 गुना 1/2 प्लस 1/5 गुना 1/2, ये हो जाएगा 2 दूनी 2 दूनी। एक काम करो ना, 4/10 कर लो इसको, और ये भी 4/10 और ये 1/10, काटो मत इसको, छोड़ो, काटो ही मत इसको। तो 4/10 और नीचे हो जाएगा 5/10। अब 10 से 10 काटो, देखो कितना आसान कैलकुलेशन बना दिया, बन गया ना, आसान हो गई। 4/5। बोलो आंसर कौन सा है आपका? ए आंसर बिल्कुल सही है, 4/5। ठीक, अब आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 14। यदि ए और बी ऐसी घटनाएं हैं कि ए इज कंटेंट ऑफ बी एंड पी बी इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो निम्न में से कौन ठीक है? ये ठीक है, ये ठीक है, ये है कि ये ठीक, कौन सा है? तो देखो चेक करो, ए इज कंटेंट इन बी, इसका मतलब ये होता है कि ए अंदर है और बी ये है, कि बी के अंदर ए है, ये मतलब होता है इसका, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें ये पता लगी कि पी ए छोटा ही होगा पी बी से, श्योर। और एक ये कह रहा है कि ए, ये चीज़ समझें कि ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल ही होगा, ठीक है ना। ए और बी का इंटरसेक्शन अगर हम यहाँ से करें, इस कंडीशन को देखें, तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए। तो देखो यहाँ से बन जाएगा पी ए अपॉन बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। अब ये किसके बराबर है? तो इसमें पी अप्लाई करके देखो तो ये तो पी ए हो जाएगा अपॉन पी बी। देखो इसमें कोई कंडीशन है क्या ऐसी? पी ए अपॉन बी, पी बी अपॉन ए, पी ए नहीं, पी ए अपॉन पी बी होता तो ठीक था, इसका मतलब ये गलत है। और देखो इसको फर्स्ट मान के ही छोड़ो, और देखो पी बी इज लेस देन इक्वल टू 1, तो 1/PB इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अगर हम पी ए की दोनों में गुणा कर दें, देखो हम क्वेश्चन की ओर लेके जा रहे हैं इसको, तो ये हो जाएगा, ये हो गई दूसरी। अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ये और ये एक जैसे, तो ये और ये में आपस में एक समानता रहेगी, पी ए अपॉन बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू पी ए। और ये घटना आपको कहाँ नज़र आ रही है? ये आपको सी में नज़र आ रही है, बिल्कुल सही। तो आपका ऑप्शन सी सही है, ठीक है। तो देखिए सारे सवाल आपने कर लिए, प्रत्येक क्वेश्चन को आपने कर लिया, बहुत अच्छे से समझ लिया। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें भाई। ओके, थैंक यू।